एडिशनल राफेल के साथ भारत को भी इसी महीने के अंत तक फ्रांस की तरफ से बड़ी मात्रा में लेकिन अननोन अमाउंट में हैमर मिसाइल को डिलीवर किया जाने वाला है। MBDA से एसराम मिसाइल को खरीदने के बाद भारत अभी किस वजह से फिर से अपनी सभी SU-30 MKI फ्लीट में R-73 मिसाइल को स्टैंडर्ड मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। यूरोपियन यूनियन की तरफ से अभी किस वजह से पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात की जा रही है और भारत और US के बीच साइन किए गए बेका एग्रीमेंट को लेकर अभी पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में क्यों कंप्लेन करने वाला है, ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट राफेल को लेके है। अब सबको याद होगा भारत की तरफ से फ्रांस को राफेल के साथ हैमर मिसाइल को सप्लाई करने के लिए कुछ दिन पहले कहा गया था, जो कि इनिशियल डील का हिस्सा नहीं था। और अब हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस की तरफ से अभी भारत को इन मिसाइल को सप्लाई करने के लिए क्लियरेंस दे दिया गया था। सितंबर में ही भारत और फ्रांस के बीच हैमर मिसाइल को बड़ी मात्रा में खरीदने के लिए एक डील को साइन किया गया था, जिसके चलते इसी महीने के एंड तक फ्रांस की तरफ से भारत को हैमर मिसाइल की पहली बैच को डिलीवर किया जाएगा। हालांकि कितने हैमर मिसाइल यहाँ पर खरीदा गया था ये बताया नहीं गया है, पर इनको बड़ी मात्रा में खरीदा गया था। हैमर मिसाइल की बात करें तो ये एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, जिसको क्लोज रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज टारगेट को निशाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और भारत की तरफ से अभी 70 किलोमीटर तक मार करने वाली हैमर मिसाइल को खरीदा गया है। इनकी खासियत ये कि इनको GPS के बगैर भी लॉन्च किया जा सकता है और इनको जैम कर पाना बहुत ही मुश्किल है और इसी वजह से भारत इनको खरीद रहा है। इसे हम चाहे तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद किसी भी सुअर अड्डों के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी फ्रांस की तरफ से इनको वक्त से पहले ही भारत को डिलीवर किया जा रहा है। नॉर्मली डील साइन होने के लगभग 1 साल के बाद इनको डिलीवर करना शुरू किया जाता है, लेकिन फ्रांस की तरफ से भारत की रिक्वायरमेंट को देखते हुए अपने रिजर्व स्टॉक से ही इनको तुरंत ही भारत को डिलीवर कर दिया गया है। हैमर मिसाइल को डेटलिंग सिस्टम की मदद से ऑपरेट किया जाता है, जिस वजह से हमें इसको ऑपरेट करने में काफी फ्लेक्सिबिलिटी होने वाली है और इसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग तरह से यूज किया जा सकता है, यानी कि नॉर्मल एयर टू ग्राउंड मुनिशन की तरह काम कर सकता है या फिर एयर ब्रस्ट मोड में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि अपने टारगेट लोकेशन में पहुंचने के बाद ये ग्राउंड में इंपैक्ट करने से पहले एक्सप्लोड कर सकता है और अगर वहां पर बड़ी मात्रा में दुश्मन मौजूद हो तो उनके चिथड़े उड़ाए जा सकते हैं। आमतौर पर ये सुअरों के ठिकानों के ऊपर स्ट्राइक करने के लिए सबसे बढ़िया वेपन है। इसके अलावा इसको एंगल डाइव में या फिर वर्टिकल डाइव मोड में भी फायर किया जा सकता है और इसी के साथ ही भारत के राफेल में इंटीग्रेट करने के लिए अभी सभी मेजर वेपन हमारे पास मौजूद हैं, चाहे वो एयर टू एयर हमला करने के लिए मेट्योर मिसाइल या फिर मेका मिसाइल हो या फिर एयर टू ग्राउंड अटैक करने के लिए हैमर या फिर स्कैल्प जैसे मिसाइल हो। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से अभी जानबूझकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी जा रही है। रिसेंटली पाकिस्तान के पार्लियामेंट में जब उनके साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर मिस्टर फवाद हुसैन, जिनके दिमाग को अगर आप खोल के देखेंगे तो उसके अंदर आपको साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों का अता पता लापता मिलेगा। अब ऐसे में भारत की पुलवामा वाले किस्से को जब उन्होंने पाकिस्तान का क्रेडिट बताया तो सीधे तौर पर इसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के बारे में पता चल गया था। अब पहले भारत की तरफ से इस बात को लेकर पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटने की बात की गई थी, लेकिन अभी यूरोपियन पार्लियामेंट में भी इसी बात को लेकर पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात की जा रही है। यूरोपियन पार्लियामेंट के 4 मेंबर्स की तरफ से भी यह दावा किया जा रहा है कि हाल ही में यूरोपियन कंट्रीज में भी किए जा रहे आतंकी हमलों के ऊपर जांच किया जाए और पाकिस्तान की मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट के बाद वो अभी सीधे तौर पर पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि पाकिस्तान खुले तौर पर सुअरों का पालन करता है, उनकी ब्रीडिंग करता है, उनको ट्रेन करता है और उसके बाद उसको दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है, जिस वजह से पाकिस्तान के ऊपर अभी सैंक्शन लगाने की बात की जा रही है। अब ऐसा लगता है कि इस बार पाकिस्तान सिर्फ FATF के ब्लैक लिस्ट में नहीं बल्कि और भी काफी मुश्किलों का सामना करने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। मीडिया रिपोर्ट से पता लगा है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी एक शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल को उड़ीसा तट से फायर किया गया था। बताया जा रहा है कि एक R-73 मिसाइल था, लेकिन ये R-73 मिसाइल का कौन सा वेरिएंट था ये क्लियर नहीं हुआ है। पहले से इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए पिछले 2-3 दिनों से एक्सपेंडेबल टारगेट को टोइंग जोन में लिया गया था। अब इसी वजह से बलौसर के पास बे ऑफ बंगाल के ऊपर वार्निंग को भी इशू किया गया था, लेकिन ये वार्निंग काफी छोटे इलाके में दिया गया था
और अभी इस टेस्टिंग के दौरान पता लगा है कि Su-30 MKI से फायर किए गए मिसाइल ने अपने टारगेट को 10 किलोमीटर की दूरी में इंटरसेप्ट किया था। अब ये बात कंफर्म नहीं है कि R-73 मिसाइल का कौन सा वेरिएंट यहाँ पे टेस्ट किया गया था, लेकिन संदेह किया जा रहा है कि 2019 में भारत की तरफ से जिन R-74 मिसाइल को ऑर्डर किया गया था उसी में से किसी का यूजर ट्रायल किया गया है। अब R-73 और R-74 में कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये भी एक ही मिसाइल है, लेकिन ये उसका अपग्रेडेड वेरिएंट है जिसमें इम्प्रूव्ड बोर साइट का इस्तेमाल किया गया है, जो कि ±60 डिग्री का है। अब हीट सीकिंग मिसाइल की बात करें तो इनके लिए बोर साइट जितना ज़्यादा रहेगा, ये उतने ही बड़े एरिया में अपने टारगेट को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। और स्पेशली जब इनको हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले के साथ इंटीग्रेट किया जाता है तो ये डॉग फाइट के दौरान एक खतरनाक वेपन बन जाते हैं, क्योंकि ऐसे में आपको मिसाइल को लॉन्च करने के लिए नोजअप करना नहीं पड़ता। और अगर आप में से किसी एक ने भी DCS खेला होगा तो आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से पता होगा। अब भारत पहले ही MBDA की एसराम मिसाइल को Su-30 में इंटीग्रेट करके इसको स्टैंडर्ड क्लोज रेंज मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान कर चुका था, और ये मिसाइल भी लगभग 25 किलोमीटर तक मार कर सकता था। लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि वो R-73 मिसाइल के साथ ही आगे जाना चाहते हैं, और Su-30 MKI फ्लीट में अभी इसी को ही स्टैंडर्ड हीट सीकिंग मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। अगला अपडेट इसरो की तरफ से है। इसरो की तरफ से मिली रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर तक इसरो की तरफ से अपनी SSLV को टेस्ट करने का प्लान किया गया है। आमतौर पर ऐसे छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि दिन ब दिन छोटे सैटेलाइट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, और इनको लॉन्च करने के लिए PSLV जैसे बड़े व्हीकल का इस्तेमाल करने से इसरो का प्रॉफिट काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है, और इनको लॉन्च करने में काफ़ी वक्त वेट करना पड़ता है। अब SSLV के ऊपर इसरो पिछले कुछ सालों से काम कर रही थी, और इसरो का कहना है कि एक 3 स्टेज की लॉन्च व्हीकल होने वाली है, जो कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में लगभग 500 kg और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लगभग 300 kg तक के पेलोड को ले जा सकता है। अब इसकी टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद न्यू स्पेस इंडिया, जो कि इसरो की एक कमर्शियल आर्म है, वो SSLV को बनाने की प्रक्रिया को बड़े लेवल में शुरू करने वाली है। इसरो अभी स्मॉल सैटेलाइट्स की मार्केट को कैप्चर करना चाहती है, क्योंकि अभी पूरे दुनिया भर में कोई भी स्पेसिफिक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मौजूद नहीं है। फिलहाल इसरो को देखकर चाइना भी अभी इसको बनाने की कोशिश कर रहा है, और 2025 तक स्मॉल सैटेलाइट्स की जो मार्केट है उसका डिमांड $15 बिलियन को क्रॉस करने वाला है। और इसकी अभी की मार्केट साइज की बात करें तो ये लगभग $3.6 बिलियन है। तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले 4 सालों के अंदर ही कितना इंक्रीज होने वाला है। अब दुनिया भर के सभी बड़े बड़े स्पेस एजेंसी ज्यादातर बड़े बड़े लॉन्च व्हीकल को बनाने के लिए ज्यादा जोर देते हैं, जिससे चांद में जा सके या फिर उससे आगे का सफर किया जा सके। लेकिन इतने बड़े लॉन्च व्हीकल की मदद से अगर छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने की बात की जाती है तो हमें काफी इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए एक बस में 50 लोग सफर कर सकते हैं, और अगर 50 लोग नहीं होते और तब भी हम बस को चला देते हैं तो हमें इससे काफी नुकसान होने वाला है। पर वहीं पर अगर हमारे पास एक छोटा पैसेंजर गाड़ी मौजूद है जिसमें हम 10 लोगों के साथ सफर कर सकते हैं, तो उससे हमें काफी फायदा होने वाला है, और उनको छोड़ने के बाद तुरंत ही दूसरी ट्रिप को लगा सकते हैं। इससे होगा कि लोगों को ज़्यादा समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसरो अभी SSL की मदद से कुछ ऐसा ही करने का प्लान कर रही है, यानी कि SSLV की लॉन्च शुरू होने के बाद इसरो एक सीरीज ऑफ लॉन्चेस को करने वाली है, क्योंकि एक PSLV को तैयार करने में लगभग 30 से 40 दिन का वक्त लगता है, जबकि एक SSLV को तैयार करने में 3 से 4 दिन का वक्त लगने वाला है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। वैसे तो एक मज़ेदार अपडेट होने वाली है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता इतने बड़े कैसे होते हैं। पाकिस्तान की मीडिया में एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सीनेट स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन सीनेटर अब्दुल रहमान मलिक ने अभी पाकिस्तान के PM इमरान खान को एक लेटर लिखा है। अब इमरान खान को ये प्रेम पत्र तो लिखने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये वो नहीं है। वैसे हो भी सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। तो इस लेटर में उन्होंने लिखा है कि रिसेंटली भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच साइन किए गए बेका एग्रीमेंट को लेकर पाकिस्तान को अभी यूनाइटेड नेशन में भारत के खिलाफ कंप्लेन करना चाहिए, क्योंकि इसके साइन होने से ये साउथ एशिया की स्टेबिलिटी के ऊपर सीधा असर डालने वाला है। और उन्होंने इमरान खान से गुजारिश किया कि जल्दी से जल्दी इस मैटर को यूनाइटेड नेशन में अपील किया जाए, और बेका एग्रीमेंट को साइन करने के पीछे भारत का जो वायलेंट एम है उसको पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने लाया जाए। साथ ही उन्होंने अभी सभी सार्क नेशन को भी इसके खिलाफ रेजोल्यूशन को पास करने का आह्वान दिया है, और चाइना के साथ मिलकर इसके कुछ काउंटर पैक्ट को साइन करने का प्रस्ताव दिया है। अब इससे आपको कुछ समझ में आया क्या? अगर नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ। इसमें डर की बू और जलन की गंध के सिवा मुझे दूर दूर तक कहीं पर भी लॉजिक का इलेक्ट्रॉन तक भी नजर नहीं आ रहा है। वैसे भी आजकल की दुनिया में शरीफ लड़कों को गर्लफ्रेंड और पाकिस्तानी नेताओं की स्टेटमेंट्स में लॉजिक मिलना बहुत ही रेयर है। और वैसे मुझे सही तरीके से याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले रहमान साहब का मियां खलीफा के साथ भी कुछ चक्कर चल रहा था, जो कि ट्विटर में काफी वायरल हुआ था। अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अगला अपडेट बीएसएफ की तरफ से। तो बीएसएफ की तरफ से अभी जम्मू एंड कश्मीर की सांबा सेक्टर में एक अंडरग्राउंड टनल को स्पॉट किया गया था। ऐसे टनल्स को आमतौर पर सुअर लोग बनाते रहते हैं ताकि आराम से बॉर्डर को पार कर सके। बीएसएफ का कहना है कि पेट्रोलिंग के दौरान उन्होंने कुछ अनयूजुअल स्ट्रक्चर को नोटिस किया था और देखने से पता लगा कि वहां पर सैंड बैग भरे पड़े थे। इसको हटाने के बाद वहां एक टनल होने की बात सामने आई थी जो कि पाकिस्तान की तरफ जा रहा था। अब ऐसे ही कुछ टनल्स को अगस्त के महीने भी बीएसएफ की तरफ से स्पॉट किया गया था और बीएसएफ का कहना है कि ऐसे टनल आमतौर पर सुअर लोग बनाते रहते हैं जिनकी मदद से वो खुद बॉर्डर पार करने के साथ साथ हथियार और ड्रग्स वगैरह स्मगलिंग करते हैं। अगला अपडेट भारत और नेपाल की तरफ से है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी हमारे आर्मी चीफ जनरल MM नरावने नेपाल के विजिट पर गए हुए हैं। इसी दौरान भारत की तरफ से नेपाल की आर्मी को मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई किया गया है, जिसमें एक्सरे मशीन, रेडियोग्राफी सिस्टम, ICU वेंटिलेटर, एंडोस्कोपी यूनिट, एनेस्थेसिया मशीन्स, एम्बुलेंस और अलग अलग तरह के मेडिकल इक्विपमेंट शामिल थे। इन सभी को अभी हमारे आर्मी चीफ के द्वारा नेपाल की आर्मी को हैंडओवर किया गया है। हमारे आर्मी चीफ की 3 दिन की नेपाल यात्रा के दौरान भारत और नेपाल की बिगड़ती हुई रिलेशन में काफी सुधार आने के संकेत दिख रहा है और ऐसा लगता है कि भारत और नेपाल के बीच जो अनबन हो गए थे उसको अभी बैक चैनल डिप्लोमेसी की मदद से सॉल्व कर दिया गया है। अभी नेपाल की तरफ से हमारे आर्मी चीफ जनरल MM नरावने जी को उनकी आर्मी में ऑनररी जनरल रैंक को ऑफर करने के साथ साथ उनको रेड कार्पेट ट्रीटमेंट भी दी जाएगी। साथ ही दोनों देशों की मिलिट्री के बीच अभी आपसी कोऑपरेशन को बेहतर करने के लिए भी बातचीत होने वाली है। अब ये सिलसिला 1950 से चलता आ रहा है, जो कि एक ट्रेडिशन है जहां पर नेपाल के आर्मी चीफ को हमारे आर्मी में ऑनररी जनरल रैंक को ऑफर किया जाता है, साथ ही नेपाल की आर्मी में इंडियन आर्मी चीफ को ऑनररी जनरल रैंक को ऑफर किया जाता है। अब इसके बाद हमारे आर्मी चीफ नेपाल के PM KP ओली से भी मुलाकात करने वाले हैं। अब देखने वाली बात तो ये है कि क्या भारत अभी डिप्लोमेसी की मदद से नेपाल को चाइना की चंगुल से छुड़ा पाता है या फिर चाइना फिर से नेपाल को अपने तरफ खींचने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि जिस चाइना की मदद से नेपाल अभी तक भारत के साथ मतभेद करना शुरू कर रहा था और तनाव बढ़ा रहा था, वो खुद ही अभी नेपाल की जगह पर कब्जा करना शुरू कर चुका है। और ये बात अभी हम नहीं बल्कि नेपाल की ऑपोजिशन पार्टी बोल रही है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।